नमस्कार दोस्तों, अगेन स्वागत है आपका प्रिपेयर विद यस में, जहां पर आज हम हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करने जा रहे हैं तुगलक वंश से। और आज हम दिल्ली सल्तनत को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी एक काफ़ी लंबी और बड़ी क्लास होगी मुगल साम्राज्य से, जहाँ से कि काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए तुगलक वंश यानी दिल्ली सल्तनत को आज यहाँ से समाप्त करते हैं। 1320 ईसा में गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। खुसरो शाह कौन था? ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था और इसको किसने हराया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। और ये इसकी गद्दी पर बैठा था। इसने कई बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। मंगोलों के आक्रमण को विफल किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। इस नगर में रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे 56 कोट कहते हैं। अच्छा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद जो नगर की स्थापना की थी वो किस शैली में स्थापना की थी? वो रोमन शैली में। किस शैली में? रोमन शैली में। और इसे क्या कहा जाता है? 56 कोट कहते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। मैं इसको आपको एक समझाता हूँ। इसमें कॉन्टेक्स्ट ये था कि गयासुद्दीन तुगलक अपने अभियान पर गया था और निजामुद्दीन औलिया अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं। और जब गयासुद्दीन तुगलक को ये बात पता चलती है कि निजामुद्दीन औलिया ने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया है, तो वह इनकी तरफ आता है और वो दिल्ली की तरफ बढ़ता है। तो ये जो निजामुद्दीन औलिया है, इन्होंने बोला था हुनुज दिल्ली दूरस्थ, मतलब कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। क्या? हुनुज दिल्ली दूरस्थ यानी अभी दिल्ली बहुत दूर है। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईसा पूर्व में जॉन खां द्वारा निर्मित लकड़ी के मकान के नीचे दबकर हो गई। देखिए, जब ये दिल्ली की ओर बढ़ रहा था तो ये बीच बीच में रुकता था, तो ये एक लकड़ी के महल में रुका था, जो कि किसने बनाया था? जॉन खान ने। ठीक है, जॉन खान ने। और जब ये सो रहा था तो रात को क्या होता है, वो मकान टूट जाता है और इसके ऊपर गिर जाता है और इसकी मृत्यु उसी घर में हो जाती है। ठीक है। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित एवं योग्य व्यक्ति था। ठीक है, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन सबसे शिक्षित व्यक्ति और योग्य व्यक्ति था। ठीक है, आई होप यहां तक कि आपको सारी स्टोरी, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहा जाता है। इसका साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। अच्छा, इसे पागल बादशाह क्यों कहा जाता है? इसकी हरकतें कुछ ऐसी थी, कभी ये राजधानी बदल देता था, कभी ये मुद्राएं चला देता था, मतलब इस पे शासन अच्छे से नहीं हो रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीन ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। अच्छा, अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि दीन ए अमीर कोही विभाग किस चीज से संबंधित है? तो ये कृषि से संबंधित है। किससे? कृषि से संबंधित है। आई होप यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को बनाया और इसका नाम दौलताबाद रखा। क्या रखा था? दौलताबाद रखा। फिर से 1335 ईसा पूर्व में अपनी राजधानी दिल्ली ले आया। ठीक है, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी बनाई और फिर इसके बाद इसने क्या किया कि देवगिरी से दिल्ली द्वारा 1335 में देवगिरी से दिल्ली द्वारा आ गया। ठीक है, मतलब इसने राजधानी बदली फिर द्वारा बदल ली, बदली फिर बदली, जैसे कि मजाक हो रहा हो। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा प्रचलन किया। किसने की थी सांकेतिक मुद्रा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अच्छा भैया, आपने सांकेतिक मुद्रा बता तो दी, लेकिन आप एक बार एक्सप्लेन तो कर दो कि सांकेतिक मुद्रा होती क्या है। चलिए मैं आपको एक बार सांकेतिक मुद्रा के बारे में बता देता हूँ। सांकेतिक मुद्रा होती क्या है? देखिए, मान लीजिए आप आज के टाइम पे सिक्के चलते हैं, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का। सांकेतिक मुद्रा का मतलब ये होता है जो सिक्के हैं वो बनाए कम में जाएं और उनकी वैल्यू ज्यादा हो। मतलब कि
5 रुपए का सिक्के में जो मेटल यूज होता है वो हल्का मेटल यूज होता है और वो ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, तो उसे गवर्नमेंट बना सस्ते में लेती है और लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। मतलब 5 रुपए का सिक्का शायद 1 रुपए से 2 रुपए के बीच में बन जाता है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? 5 रुपए। मतलब सांकेतिक मुद्रा का मतलब क्या होता है कि वास्तविक जो उसमें जो प्रोडक्शन है उसमें वो उसकी वैल्यू कम है, लेकिन जो उसकी जो मार्केट में वैल्यू है वो ज्यादा होगी। मतलब ये आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आई होप आपको सांकेतिक मुद्रा भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार में भी भाग लेता था। हिंदुओं के त्योहार में कौन भाग लेता था? मोहम्मद बिन तुगलक। डायरेक्ट पॉइंट है, याद कर लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक हिंदुओं के इस त्योहार में भाग लेता था? कौन लेता था? मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईसा पूर्व में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, कितनी बार क्वेश्चन पूछा है कि मोरक्को इब्न बतूता कब आया था? 1333 में। और किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट। इब्न बतूता ने किताब उल रहला नामक पुस्तक लिखी है। इसकी बुक्स भी, इसकी जो बुक है ये किताब उल रहला, काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, कितनी बार एग्जाम में पूछा है। इस बुक की यही तो खास बात है, इसमें जो भी है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विदेशी यात्री इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों भरे पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। मतलब कि जब ये मूर्ख लंपट राज शासक है, इसके लिए जब लोग इसको क्रिटिसाइज तो करेंगे, मतलब इसकी बुराई तो करेंगे, तो उस टाइम पे ऐसा तो था नहीं कि मैसेज कर दिया या कुछ कर दिया, तो इसको लेटर लिखते थे, इसकी बुराइयां करते थे, इसकी आलोचना करते थे लेटर्स में। ठीक है, तो इसने क्या किया, मूड खराब होने के चक्कर में देवगिरी से दिल्ली, दिल्ली और फिर दिल्ली से देवगिरी राजधानी बदली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 1351 ईसा पूर्व में। 1351 ईसा पूर्व में फिरोज शाह तुगलक शासक बना। इसने ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ओडिशा में स्थित जो पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर है उसको ध्वस्त किसने किया था? इसको फिरोज शाह यानी एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और ठीक है, और ये शासक कब बना था? 1351 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक बना। अच्छा, ये जजिया कर होता क्या है? देखिए, अरब आक्रमणकारी आए, उनका मोटिव क्या था कि लूटपाट करना और इस्लाम का प्रचार करना। इस जजिया कर का मतलब ही यही है, इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम कबूल करवाना। जजिया कर गैर मुस्लिम पर लगता था। इट मींस जो मुस्लिम है वो उसको उसको जजिया कर नहीं देना होगा। मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास जजिया कर जो लगा रखा है, मुझ पर उसे कराने मेरे को उसको देने के लिए पैसे नहीं है, तो होता क्या था कि मेरा धर्म कन्वर्ट कर दिया जाता था इस्लाम में। इट मींस जजिया कर को आप ऐसे मान सकते हैं, इसका मोटिव यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम को कबूल करवाना। ठीक है, इसका मतलब क्या था? ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम कबूल करवाना। जब मैं गरीब हूँ, जब मैं टैक्स पे ही नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा? या तो मुझे मजबूरन इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा ना, तो इसलिए जजिया कर लगाया था। और जजिया कर ब्राह्मणों पर सबसे पहले किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। मतलब कि जो ब्राह्मण थे उस टाइम पर, जो कि मतलब ब्राह्मण का तो एक अलग रुतबा रहता है और वो कभी भी ना मांस वैस चीजों से, दुग्ध से बने पदार्थ का सेवन करते हैं। तो सोचिए उस टाइम पर जजिया कर लगा के इसने हिंदुओं की आस्था को कितना ठेस पहुंचाया था। इसने क्या करा, जो ब्राह्मण थे उनको ही जजिया कर, उन पर ही जजिया कर लगा दिया। मतलब कि जो ब्राह्मण टैक्स नहीं दे पाएगा उसको भी जजिया कर कबूल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में संस्कृत से फारसी भाषा में हिंदू ग्रंथों के अनुवाद की व्यवस्था की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। मतलब इसका इंटरेस्ट था, जो फारसी भाषा में हिंदू ग्रंथ थे, उन फारसी भाषा में हिंदू ग्रंथों का अनुवाद कराया था। मतलब कि जो हिंदुओं के ग्रंथ थे उनको फारसी भाषा में कराया था, जिससे कि ये पढ़ सके। ठीक है, इसने काफी ठेस पहुंचाया है हिंदुओं की आस्थाओं को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, फिरोजापुर, फिरोजाबाद तथा फतेहाबाद जैसे लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी। 300 में से ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट में से भी एक ट्रिक है। फिरोज से आप देख लीजिए, इसके नाम से रिलेटेड हैं सारे। फिरोज शाह, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद। फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, क्या क्या है? फिरोजपुर,
फिरोजाबाद और फतेहाबाद और एक जौनपुर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। किनकी संख्या ज्यादा थी? दासों की। दास क्या होते हैं? गुलाम। ठीक है, इसके शासन काल में सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसके का शासन काल में सर्वाधिक दास पाए जाते थे? कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1200 फलों के बाग लगवाए थे। इट मींस ये इसका इंटरेस्ट भी जान लीजिए कि इसने कितने फलों के बाग लगवाए थे? 1200 फलों के बाग लगवाए थे। मेरठ में टोपरा से अशोक के स्तंभ को लाकर दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। मतलब कि जो मेरठ में अशोक के स्तंभ अभिलेख थे उनको उठाकर कहाँ लगाया था? टोपरा में। कहाँ पर? टोपरा में। डायरेक्ट पॉइंट है, याद कर लीजिए कि कौन से शासक ने अशोक के स्तंभ लेखों को लाकर टोपरा में लगाया था? किसने किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। आई होप यहाँ तक की बातें सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में अनेक बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। किसका करवाया था? बहुत बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहा ए फिरोज शाही, क्या है? फुतुहा ए फिरोज शाही की रचना की थी। आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा होती है जो इसको हम स्वयं लिखते हैं, मतलब कि हमारे हमारे हाथों से लिखी जाती है, उसे आत्मकथा कहा जाता है। और एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम बताइए, तब क्या बताएंगे? फुतुहा ए फिरोज शाही। क्या है? फुतुहा ए फिरोज शाही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। देखिए, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिपीट करता हूँ और सोचता हूँ कि आपको सब कुछ क्लास में याद हो जाए। अगर आप मेरी इस सीरीज से जुड़े रहेंगे, कई लोग कमेंट करते हैं कि सर मैराथन लगा लीजिए। देखिए, मैं मैराथन लगा दूंगा, आपको जो भीड़ पड़ रही है उस तरह नहीं पढ़ना। जितना मैं आपको देता हूँ मैं सफिशियंट देता हूँ, इतना आप अगर आप रोज पढ़ोगे ना तो आप 10-15 दिन में अच्छी खासी हिस्ट्री खत्म कर दोगे। लेकिन आपको ये रहता है कि ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, अगर आपको ज़्यादा चाहिए मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन एक अगर मैं स्टूडेंट के पर्पज से सोचूं और एक एस्पिरेंट के पर्पज से सोचूं तो आपको इतना ही पढ़ना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, लिमिटेड। और इसको इससे ज्यादा पढ़ना है तो आपका बुक है, आप बुक से पढ़ लीजिए। मैं जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उससे और रिवाइज हो जाएगा आपको। लेकिन मैं जितना आपको पढ़ा सकता हूँ उतना पढ़ाता हूँ और बाकी सब इंपॉर्टेंट कराता हूँ। तैमूर ने नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के समय में 1398 ईसा पूर्व में दिल्ली पर आक्रमण किया था। किसने किया था? तैमूर ने नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के समय पर 1398 ईसा पूर्व में दिल्ली पर आक्रमण किया था। देखिए, यहाँ तुगलक वंश समाप्त होता है। नेक्स्ट हमारा सैयद वंश सैयद वंश स्टार्ट होगा। सैयद वंश से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं, लेकिन फिर से एक लाइन दोहरा दूं कि क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बुक में है, इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री है, इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी आपको तो हिस्ट्री इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, ठीक है। बाकी मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी कि कई लोग पीडीएफ के लिए कहते हैं, तो मैंने टेलीग्राम की लिंक चैनल में दे दिया, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। टेलीग्राम मैंने बना दिया है, उस पर मैंने सारी पीडीएफ जीएस निधि जो भी अब लेटेस्ट बुक आई है आरडब्ल्यू की सब डाल दी है। आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल के बायो में आपको मिल जाएगी या फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट। सैयद वंश 1400 से 1491 तक। कब से? 1400 से 1491 तक। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। किसने की थी? खिज्र खान ने। खिज्र खान ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण करी थी? रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। अच्छा, एक तो चीज मैंने आपको बताया था, दीवाने कोई ऐसी और उपाधियां हो गई और ये हो गई उपाधियां, इनको आप जरूर याद कर लीजिए। जनरली जो ये छोटे वंश है इनसे जनरल यही क्वेश्चन पूछता है कि खिज्र खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट। खिज्र खान ने तैमूर की सहायता की। किसकी सहायता की थी? तैमूर की, जो कि आक्रमण कर रहा था। ठीक, किसकी सहायता की थी? तैमूर की। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना खिज्र खां के पुत्र मुबारक शाह ने की थी। किसने की थी? मुबारक शाह ने की थी। जो यमुना के किनारे मुबारकबाद किसने की थी? खिज्र खां के पुत्र मुबारक शाह ने की थी। अच्छा, इतिहास में पागल पागल शासक और लंपट लंपट मूर्ख शासक किसे कहते हैं? मुबारक शाह कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए। लंपट मूर्ख शासक किसे कहते हैं इतिहास में? किसे कहते हैं? मुबारक शाह को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। देखिए, मैंने सैयद वंश आपको करा चुका हूँ और मैंने बताया ना कि सैयद वंश से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इसमें जो ये दिया है ना,
इसमें मतलब ज्यादा नहीं दिया है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही दिया है, आपको याद करना है। सैयद वंश की स्थापना किसने किसने की थी? खिज्र खान ने। और खिज्र खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट। आई होप यहाँ तक की बातें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। सैयद वंश का शासन लगभग 37 वर्षों तक चला था। कितने? 37 वर्ष तक चला था। तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक यायान बिन सरहिंद का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। पैगंबर मोहम्मद कौन है? मैंने बताया ना आपको, पैगंबर मोहम्मद जिनकी शिक्षाएं इस्लाम धर्म मानते हैं और मोहम्मद को ही सब ज्यादा मानते हैं, मतलब सबसे ज्यादा मानते हैं। और मोहम्मद की शिक्षा जिनका जन्म 570 ईसा पूर्व में हुआ था, ज्ञान प्राप्त 522 ईसा पूर्व में, मक्का छोड़ के मदीना गए थे 600 नहीं 500 622 ईसा पूर्व में ज्ञान प्राप्त हुआ था, 632 ईसा पूर्व में मक्का छोड़ के मदीना गए थे। उसके बाद ऐसे ही मतलब कि इनको माना गया है। किसको माना गया है? सैयद पैगंबर मोहम्मद के वंशज माना गया है। मतलब कि जो इसका संस्थापक था खिज्र खां, इसको उनका वंशज माना गया, मतलब कि रिलेट करके, मतलब उनके रिश्ते में कुछ था ये। ठीक है, आई होप यहाँ तक कि आपको मैंने खिज्र खां सैयद वंश आपको अच्छे से क्लियर कर दिया होगा और आपको वो चीज याद भी हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं लोधी वंश को, जो हमारे दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश रहेगा। लोधी वंश 1451 से 1526 ईसा पूर्व तक टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है कि लोधी वंश का टाइम पीरियड क्या क्या है? 1451 से 1526 ईसा पूर्व तक। चलिए नेक्स्ट, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। यह 1451 ईसा में गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। किसकी उपाधि के साथ? गाजी की उपाधि के साथ। कब बैठा था? 1451 ईसा पूर्व में। आई होप यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। लोधी वंश प्रथम अफगान वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया था। किसने किया था? दिल्ली पर शासन किसने किया था? प्रथम अफगान वंश जिसने दिल्ली पर शासन किया था कौन था? लोधी वंश था। क्योंकि इससे पहले भी अफगानी आ चुके हैं लेकिन उन्होंने दिल्ली पर शासन नहीं किया था। तो सबसे पहले शासन किसने किया दिल्ली पर? जो अफगान वंश के थे, लोधी वंश। ठीक है, बहलोल लोधी के पुत्र निजाम खां, जिसे सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना 504 ईसा पूर्व में की थी। अच्छा, एक साइड में जो ये स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए कि सिकंदर लोधी ने आगरा को राजधानी कब बनाया था? 1506 ईसा पूर्व, मतलब कि इसके 2 साल बाद, यानी 1504 में तो स्थापना की थी और 1506 में उसको राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। कब बनाया था? 1506 ईसा पूर्व में। गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखने वाला पहला सुल्तान सिकंदर लोधी था। कौन था? सिकंदर लोधी था। गुलरुखी उपनाम क्या होता है? मतलब कि एक हेडिंग होती है गुलरुखी, जैसे कुछ लिखना है उसके ऊपर गुलरुखी लिख दिया, उसके बाद ये लिखता था। गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बातें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। गुलरुखी उपनाम क्या होता है? जैसे बुक है, कोई चैप्टर का नाम स्टार्ट कर रहे हैं हम, जैसे पॉलिटी लिखते हैं प्रस्तावना, इसी तरह ये अपने हर पेज पे गुलरुखी लिखता था। ठीक है, नेक्स्ट, सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना जारी किया था। क्या किया था? गज ए सिकंदरी पैमाना जारी किया था। चलिए नेक्स्ट, मोठ की मस्जिद 1505 ईसा में के आसपास सिकंदर लोधी के वजीर मियां बुआ द्वारा निर्मित की गई थी। मोठ मस्जिद किसके द्वारा निर्मित की गई थी? मियां बुआ द्वारा निर्मित की गई थी। और कब की गई थी? 505 ईसा पूर्व में। वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए कि मोठ की मस्जिद किसके द्वारा निर्मित की गई थी? सिकंदर लोधी के वजीर मियां बुआ द्वारा निर्मित की गई थी। कब? 1505 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट, गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 ईसा पूर्व में हुई। मृत्यु के दिन ही इसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोधी राजगद्दी पर बैठा था। कौन बैठा था? इब्राहिम लोधी। कौन बैठा था? इब्राहिम लोधी, जो कि इस वंश का अंतिम शासक भी होगा, जिसे कि बाबर आएगा और युद्ध में हराकर दिल्ली पर मतलब अपना भारत में अपना शासन चलाएगा। ठीक है, इब्राहिम लोधी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध की भूमि में मारा गया था। कौन मारा गया था युद्ध की भूमि में? इब्राहिम लोधी। किसके द्वारा? 1526 के पानीपत प्रस्तंभ में किसके द्वारा मारा गया था? बाबर के द्वारा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी था। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी था। ठीक है,
काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए लाहौर यानी पंजाब के गवर्नर दौलत खां तथा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने बुलाया था। मतलब कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ किसने, उसके चाचा ने, और पंजाब के गवर्नर दौलत खां दोनों ने बुलाया था कि इसको मारो, मतलब इसको हराओ, दिल्ली पे इसका शासन है। क्योंकि इब्राहिम लोदी गद्दी पर था, क्योंकि लोदी वंश था और इब्राहिम लोदी गद्दी पर था, तो उसको हराने के लिए इन्होंने किसकी हेल्प ली थी? बाबर की। बाबर को बुलाया किसने था? पंजाब के गवर्नर दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा। मतलब कि देखिए जमीन मतलब कि शासन पाने के लिए चाचा ने भी मतलब कि धोखा किया। ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। कौन हारा था? इब्राहिम लोदी। किससे? बाबर से। देखिए मैंने इतना डिटेल में और इतने प्यार से आपको समझाया है, अगर आपको अब भी याद नहीं होता है, एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देख लेना, आपको कभी और दोबारा ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको टर्म्स क्लियर करता हूँ। मेरा मोटिव ये है कि आपको सब कुछ क्लास में याद हो जाए और मैं सारी टर्म्स को क्लियर कर देता हूँ। लेकिन हाँ, हालांकि अभी मेरे चैनल पर काफी रीच डाउन हो गई है, काफी मतलब सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मतलब कि पता नहीं क्या हो रहा है, आप लोग नहीं देख रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब कि कंटेंट तो बहुत अच्छा प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, बाकी चलो हम तो डालते रहेंगे वीडियो, बाकी आपकी मर्जी, आप सपोर्ट करो ना करो। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य को। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन जो इस बुक में डाटा दिया गया है सिर्फ उसको पढ़ लेना, याद कर लेना। अच्छा क्यों नहीं बनता? क्यों? मतलब आपको पढ़ने में क्या हो जाएगा? मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ लो, और क्वेश्चन नहीं बनता तो क्या हुआ? क्वेश्चन बनेगा नहीं? क्वेश्चन पक्का बनेगा। चलिए नेक्स्ट। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईसा पूर्व में हरियर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। किसने की थी विजयनगर की स्थापना? 1336 ईसा पूर्व में हरियर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। कौन सी थी? हम्पी थी। स्थापना कब की थी? 1336 में। किन किन ने? हरियर और बुक्का, दो भाइयों ने। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। ये जो 3 पॉइंट मैंने अभी पढ़े आपके सामने, मैं कह रहा हूं आप इन पे वेरी लगा के इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट। विजयनगर साम्राज्य को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। मतलब कि ये प्रथम हिंदू साम्राज्य था जो मध्य युग में था। मतलब मिडाइवल हिस्ट्री में किसको माना जाता है प्रथम हिंदू साम्राज्य है? किसको? विजयनगर साम्राज्य को। चलिए नेक्स्ट। विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासन काल में विजयनगर की यात्रा की थी। किसकी यात्रा की थी? देवराय द्वितीय के शासन काल में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय था। यह बाबर के समकालीन था। मतलब कि जब भारत में बाबर आ चुका था, बाबर की एंट्री हो चुकी थी, मतलब 1526 के बाद। ठीक है। जबकि इस वंश की स्थापना ही तो 1336 में हुई है। ठीक है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अच्छा, अष्टदिग्गज क्या होते हैं? ये शायद मैं कंफ्यूज हूँ, तेलुगु या तमिल के विद्वान होते हैं। तेलुगु या तमिल, एक बार मैं आप या फिर एक बार गूगल कर लेना आप, क्या तेलुगु या तमिल? तेलुगु है शायद, तेलुगु के विद्वान है शायद, ये तेलुगु भाषा के विद्वान है। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। 8 कवियों को कहा जाता था। क्या कहा जाता? 8 कवियों के कहा जाता है। हाँ देखो ये रहा ना, तेलुगु, कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था, और ये अष्टदिग्गज तेलुगु साहित्य के महान थे। ठीक है, तेलुगु साहित्य में महान थे। ठीक है। और कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। इसके अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की थी। इसने किस ग्रंथ की रचना की थी? अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट ये चीज क्लियर हो गई होगी। और ये अमुक्तमाल्य ग्रंथ, इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए जब मैं आपको 2 पॉइंट पहले बता चुका हूं, एक तो खुद का इंटरेस्ट था तेलुगु साहित्य में, और अष्टदिग्गज रख रखे थे जो कि तेलुगु साहित्य के विद्वान थे, और तो इसको कहा नहीं जाएगा मतलब कि स्वर्ण युग, मतलब कि उस टाइम पे काफी इसका बोलबाला, मतलब काफी इसकी पॉपुलैरिटी थी। तालीकोटा यानी राक्षसी यानी तंगड़ी का युद्ध 1565 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तालीकोटा राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईसा पूर्व में हुआ था। आई होप यहाँ तक की बातें सारी क्लियर हो गई होंगी, माइंड में आपके सब कुछ याद हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं लास्ट आज का टॉपिक, बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईसा में जफर खां यानी हसन गंगू ने की थी। किसने की थी? हसन गंगू ने। कब की थी?
1347 कौन सा वंश था? बहमनी साम्राज्य। 1347 ईसा पूर्व में सरदारों एवं अमीरों ने जफर खां यानी हसन हसन गंगू को अलाउद्दीन हसन 1347 ईसा पूर्व में सरदारों एवं अमीरों ने जफर खां यानी हसन गंगू को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि देकर शासक बनाया था। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई थी। क्या बनाई थी? गुलबर्गा बनाई थी। और इसे किसकी उपाधि धारण की थी? किसकी उपाधि दी थी? जफर खां और अमीरों ने जफर खां गंगू को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि दी। किसकी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि देकर शासक बनाया था। और इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? गुलबर्गा बनाई थी। क्या बनाई थी? गुलबर्गा बनाई थी। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने गुलबर्गा का नाम एहसानाबाद रखा था। क्या रखा था? एहसानाबाद रखा था। आई होप यहाँ तक हमारी दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है और आपको चीजें याद हो गई होंगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप प्लीज क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे विश्वास करिए। बाकी मैं सब कुछ आपको क्लास में याद कर देता हूँ। अच्छा, एक कॉमन डाउट मुझे बताना था कि कई लोग पीडीएफ के लिए कमेंट करते हैं। मैंने आपकी पीडीएफ का सॉल्यूशन निकाल दिया है। पीडीएफ आपके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है प्रिपेयर विद यस नाम से। उसकी लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा और चैनल के बायो में भी है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जो सारी लेटेस्ट बुक है RAA की सबकी सब मैंने डाल दी है। अगर और कोई बुक आती है तो मैं तुरंत उसमें अपडेट कर दूंगा। बाकी आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट में जरूर बताना। बाकी अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मुगल साम्राज्य को, जो कि बहुत बड़ा है और इसे हम बहुत अच्छे से एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ध्यान रखें अपना, बाय बाय।